हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो मेरे दोस्तों, अब हम बातचीत करेंगे इक्विटी फंड्स की। इक्विटी फंड्स हमने बहुत सारे ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, तो एक बार ज़रा moneycontrol.com पर भी देख लेते हैं कि कितनी तरह के हमारे पास ये ऑप्शंस है। इक्विटी फंड में जाएं तो हमारे पास इक्विटी ईटीएफ यानी जो ईटीएफ से जुड़ा हुआ इंडेक्स है, मल्टी कैप फंड यानी जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप ये तीनों के तीनों आ जाएंगे। तो स्मॉल कैप का मतलब क्या हो गया? स्मॉल कैप का मतलब हो गया जी 5,000 करोड़ तक जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो है स्मॉल कैप कंपनी। जिसका 5,000 से ऊपर लेकिन 20,000 करोड़ से कम है मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो हो गई मिड कैप कंपनी। और 20,000 करोड़ से ऊपर की जितनी कंपनीज है वो सारी की सारी क्या हो गई? वो लार्ज कैप फंड हो गया, लार्ज कैप कंपनीज हो गई, लार्ज कैपिटलाइजेशन। ठीक है ना। तो अगर मैं कहूं कि केवल लार्ज कैप फंड, तो इसका मतलब ये ऐसे फंड होंगे जो केवल और केवल लार्ज कैपिटल कंपनी में, लार्ज कैपिटलाइजेशन जिनका है, उन्हीं में पैसा लगाएंगे। मैं इनको फिल्टर करने वाला हूं। आइए देखें हमें यहाँ पर कौन सी कंपनीज नज़र आती हैं, कौन से फंड्स नज़र आते हैं जो कि केवल और केवल लार्ज कैप कंपनी में पैसा लगाएंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये जो बीच में आप देख रहे हो ना मिड कैप फंड, ये एडवर्टाइजमेंट्स हैं, इनको आप जो है इग्नोर करो। ठीक है। फ्लेक्सी कैप है, इसको इग्नोर करो। लार्ज कैपिटल फंड में देखो, HDFC टॉप 100 फंड, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, लार्ज कैप फंड। तो मैंने लार्ज कैप पे क्लिक कर दिया। उसी तरीके से निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये लीजिए निपॉन इंडिया वाले पर भी मैंने क्लिक कर दिया। फिर एक टाटा लार्ज कैप फंड, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये लीजिए, इसको भी एक बार देख लेते हैं। यानी हम जो इन कंपनीज की यहाँ पर बात करने वाले हैं वो सारी की सारी लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने वाली हैं, लार्ज कैपिटलाइजेशन जिनका है। अब देखो इन फंड्स ने, जो लार्ज कैप वाले हैं, निफ्टी 100 से देखो ज़्यादा बेटर रिटर्न दिया है इसने, 16.2 का दिया है। उसी तरह से निपॉन इंडिया लार्ज फंड को देखें तो इसने भी उसको बीट किया है, S&P BSE को। ठीक है जी, BSE के इंडेक्स को इसने बीट कर दिया, यानी बेटर चल रहा है। फिर बात करें लार्ज कैप फंड की, यहाँ पर इसने भी बीट कर दिया जी निफ्टी 100 को। ये HDFC का टॉप 100 है, तो टाटा, निपॉन और HDFC, ये हमने केवल क्या देखे उनके? ये हमने देखे उनके सिर्फ और सिर्फ रिटर्न्स की बात अगर की। ठीक है, यानी जो इंडेक्स है उसको बीट कर रहे हैं वो। अच्छा, इनके एक बार ज़रा हम बातचीत करें कि कहाँ कहाँ इन्होंने पैसा लगाया हुआ है। ठीक है, और कंप्लीट होल्डिंग इक्विटी पोर्टफोलियो वो हमें नज़र आ जाएगा। इन्होंने HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक, HDFC, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, लार्सन एंड टूब्रो, टाटा कंसल्टेंसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा, ITC, RBL, ये सब जगह इन्होंने पैसा लगाया हुआ है। देख रहे हैं आप? तो यहाँ पर देखा जाए तो ये लार्ज कैप फंड ही है। ठीक है, कैटेगरी लार्ज कैप फंड की ही है। और लार्ज कैप फंड, ये देखिए क्या है ये, इसने लार्जेस्ट 100 स्टॉक्स निकाल लिए जिनका हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ये लेस रिस्की होते हैं, ठीक है, लेकिन पोटेंशियल टू ग्रो फिर भी इनमें कंपैरेटिवली हायर होता है। ठीक है। अब बात करें स्मॉल स्टॉक्स की, स्मॉल कैप के अंदर जो ग्रोथ के चांसेस हैं वो इनसे भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ते जितने स्मॉल कैप बढ़ते हैं, बट उसमें रिस्क ज़्यादा होता है, इसमें रिस्क कम होता है कंपैरेटिवली। ठीक है जी। तो हमने यहाँ लार्ज कैप फंड्स की बात कर ली। उसी तरीके से निपॉन इंडिया में जाके देख लो, निपॉन इंडिया में भी जाके पोर्टफोलियो एक बार देख लेते हैं इन लोगों ने किस किस कंपनी में पैसा लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए कंप्लीट होल्डिंग जो आपके सामने नज़र आ रही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ICICI बैंक, HDFC बैंक, HDFC, लार्सन एंड टूब्रो, SBI, ITC, एक्सिस बैंक, इन सब में तो पैसा लगा ही हुआ है, देख रहे हो। तो ये जो है इन सब में कुछ ना कुछ इन लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट की हुई है। HDFC टॉप 100 फंड, इन्होंने भी 100 शेयर्स चूज किए अपने लार्ज कैप में, और यहाँ से इनके फंड्स आप देख लो, ये टॉप 10 स्टॉक्स इनके ये रहे।
यानी टॉप 10 में तो आपको वो नाम यहाँ पर नज़र आएंगे ही आएंगे। सो ये हमने कैसे निकाल लिया, ये हमने सीधा सीधा जाके फंड कैटेगरी में देखा और वहाँ से हमने चूज़ कैसे कर लिया कि भाई हमें केवल लार्ज कैप फंड चाहिए। अच्छा, लार्ज एंड मिड कैप अगर मैं क्लिक करूँ और इसे अनक्लिक कर दूँ अनसेलेक्ट करके, अब मैंने इसको अप्लाई कर दिया जी फिल्टर को, तो जो लार्ज कैप वाली है उनको मैं हटा रहा हूँ अब, और अब हमारे सामने मिड कैप आएंगी सारी। ठीक है, ये जो एडवर्टीजमेंट फ्लेक्सी कैप इनको हटा दो, लार्ज एंड मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप पे क्लिक किया था ना हमने, तो लार्ज एंड मिड कैप हमारे सामने आएंगी। इसमें लार्ज और मिड कैप दोनों का संगम होगा, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप, यानी इसका मतलब ये हो गया कि 5,000 करोड़ से ऊपर का वैल्यूएशन मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसका होगा वो सारी की सारी यहाँ पर है। करेक्ट और नॉट? तो यहाँ से इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने सिलेक्ट किए 250 शेयर्स में से। ठीक है जी, ये जो सिलेक्शन कहाँ से किया हुआ है, These mutual funds select stocks for investment from the largest 250 stocks listed in the Indian market, जिनका हाईएस्ट कैपिटलाइजेशन है, तो उनमें से स्टॉक्स को चुना गया है। रिटर्न इसने भी उससे बेहतर दिया है निफ्टी लार्ज कैप से। टॉप 10 फंड्स में तो वही नजर आएंगे आपको जो बड़े बड़े नाम मैंने आपसे कहे। अच्छा, इनमें क्या है कि जो वैल्यूएशन इन्होंने जिसमें ज़्यादा होल्डिंग ली हुई है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया है। सबसे ज़्यादा इनकी होल्डिंग आईसीआईसीआई में, फिर एचडीएफसी बैंक, फिर मारुति सुजुकी, भारतीय एयरटेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, एनटीपीसी, इन सब में इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर पैसा लगाया हुआ है। ठीक है, और डिटेल जाननी है तो कंप्लीट होल्डिंग यहाँ से दिख जाएगी, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो ये भी क्लियर है, बिल्कुल उसी तरीके से हम देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले समझाई बात। फंड कैटेगरी में जो मिड कैप है केवल वो मिड कैप दिखाएगा, स्मॉल कैप तो केवल स्मॉल कैप। स्मॉल कैप की जब बात होगी यानी इन सारी की सारी कंपनीज में 5,000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन से ज़्यादा नहीं होगा। चलिए, स्मॉल कैप फंड में निपॉन का निकाल रहा हूँ, एक बार इसको देख लेते हैं। निपॉन इंडिया का और इसके पोर्टफोलियो पर जाते हैं, तो ये स्मॉल कैप है, ध्यान रखिएगा। इसमें हमें रिलायंस वगैरह नज़र नहीं आना चाहिए फिर, ठीक है ना। तो इनके टॉप 10 जब आप देखोगे तो ये देख रहे हो इन्होंने कुछ तो एचडीएफसी बैंक में भी डाला हुआ है, स्मॉल कैप के अंदर ज़्यादा होगा, इसका मतलब एक बार देख लेते हैं इन्होंने। अच्छा, कुछ स्मॉल कैप में मेजॉरिटी डाला हुआ है, बाकियों में भी कुछ डाला हुआ है, तो मिड कैप लार्ज कैप में भी कुछ डाला हुआ है इन्होंने, बट मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट जो है वो स्मॉल कैप में, इसीलिए इन्होंने स्मॉल कैप में दे दिया। अच्छा, स्मॉल कैप में ज़्यादा क्यों नहीं रखनी चाहिए, फिर नाम क्यों दे रहे हैं ऐसे? नाम इसलिए दे रहे हैं स्मॉल कैप क्योंकि मेजॉरिटी स्मॉल कैप में है, ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन एक तरह से जो सेफ्टी चाहिए वो कहाँ से आएगी, लार्ज कैप और मिड कैप से आएगी। इसलिए आप देख रहे हो कि इसमें कुछ लार्ज कैप और कुछ मिड कैप भी नज़र आएंगी। ठीक है, तो इसीलिए आप ये देखो, ऑटो कॉम्पोनेंट बनाती है ट्यूब इन्वेस्टमेंट, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़, अब ये बहुत बड़ी, ये 5,184 मिलियन ये अमाउंट है। ठीक है, तो इनकी अगर आपने मार्केट की कैपिटलाइजेशन देखनी है तो उसका भी बड़ा आसान तरीका है, सीधा स्क्रीनर पे जाओ, उसका नाम लिखो, जैसे केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सीधा नज़र आ जाएगा 31,454 करोड़। ठीक है जी, तो लार्ज कैप करेक्ट। उसी तरीके से तेजस नेटवर्क को चेक कर लेते हैं जी, तेजस नेटवर्क का कितना है, तेजस नेटवर्क इनका 14,137 करोड़। अच्छा जी, उसके बाद करूर वैश्य बैंक, इसको देख लेते हैं, इसका 10,000 करोड़ का। अच्छा, अब ऐसी कंपनीज जो बिल्कुल स्मॉल कैप वाली है, ये तो मिड कैप वगैरह वाली हो गई, ऊपर हो गई उसके ऊपर लार्ज कैप। अब इसका नाम एक कमोडिटी केमिकल में किसने सुना है, नहीं सुना, इलांटास बेक इंडिया लिमिटेड। आइए ज़रा इसका देख लेते हैं, ये लीजिए, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,875 करोड़ का है। तो आप ये देखोगे कि इनके जो नाम आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये तो
टॉप 10 थे, लेकिन ज़रा नीचे चलते हैं हम थोड़ा सा डिटेल में। ठीक है जी, ऐसे कुछ नाम देखते हैं जिनका लेसर होगा, जैसे नाम ई क्लर्क्स सर्विसेज लिमिटेड, बीपीओ है ये। ई क्लर्क्स, आइए इसको देखते हैं, ई क्लर्क्स को। अब ये आप कहोगे जी ये नाम तो हमने सुना ही नहीं हुआ। ठीक है, बिल्कुल नहीं सुना हुआ। ऐसे ही स्मॉल कैप फंड में पैसा लगा देंगे, लेकिन इसका भी 8,000 करोड़ का वैल्यूशन है। ठीक है, और कुछ ढूंढते हैं जिनका और कम हो। अच्छा, ये क्यों मैं ढूंढ रहा हूँ, ताकि आपको मैं स्मॉल कैप बता सकूँ कि देखो जी स्मॉल क्या है। ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड, आइए ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज, तो नाम ही नज़र नहीं आया, किस नाम से रजिस्टर्ड है देखना पड़ेगा। अच्छा, ये कुछ अदर्स में आ गया, हो सकता है कि ये अनलिस्टेड कंपनीज में ही पैसा लगा रहे हो। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड, देख रहे हैं आप, जो अदर्स लिखा था ना, ये वो होंगी, ये लिस्टेड कंपनी आ गई। इसका भी 22,683 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है भाई। तो मैं वो कंपनीज ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। इंडोको रेमेडीज़, आइए इसको देखते हैं। इंडोको रेमेडीज़, इसका क्या है, ये देखिए, पहली स्मॉल कैप नज़र आई मुझे 5,000 करोड़ के वैल्यूएशन के हिसाब से। ठीक है जी, 5,000 करोड़ के वैल्यूएशन के हिसाब से ये स्मॉल कैप है। चलिए आगे चलते हैं। आशी इंडिया ग्लास लिमिटेड, आइए इसको देखते हैं। आशी इंडिया, सॉरी आशी नहीं है, असाही इंडिया, गलत पढ़ लिया मैंने। असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड देख लेते हैं। इसका 12,700 करोड़ का वैल्यूएशन। भाई इंडिया की सारी कंपनीज बड़े बड़े नंबर लेके आ रही हैं। ये तो मैं चाहता हूं कि हमें कोई छोटी सी चीज़ मिले। गब्राइल का तो काफ़ी होगा। टारसन्स प्रोडक्ट लिमिटेड, आइए इसका देखते हैं। मैं ये सब क्यों दिखा रहा हूं आपको, ताकि आपको ये नज़र आए कि देखो अब ये 3,185 करोड़, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3,185 करोड़, यानी ये स्मॉल कैप फंड के लिए बिल्कुल साफ चीज़ नज़र आती है। यूनिपार्ट्स इंडिया, आइए इसको भी देख लेते हैं। यूनिपार्ट्स इंडिया लिमिटेड का, इसका 2,984 करोड़। अब धीरे धीरे करके देखो वो सामने जो आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं, क्योंकि हम नीचे जाते चले जा रहे हैं, निचले नंबर से निकलते चले जा रहे हैं, तो हमें यहाँ पर नज़र आती चली जा रही हैं। गेटवे रेल फ्रेट लिमिटेड, एक बार इसको भी देख लेते हैं। गेटवे रेल, अब ये देखिए, अब इसका मतलब ये हुआ, जब हम वहाँ बात कर रहे थे कि कुछ इसमें ऐसी भी इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने की हुई है जो कि स्मॉल कैप के अलावा अदर्स में हो सकता है अनलिस्टेड कंपनी पैसा लगा रखा हो, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है कि इन्होंने अनलिस्टेड कंपनी से पैसा लगा रखा हो, क्योंकि अदर्स का मतलब ही वही हो गया। ये देखो, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो भैया ये 23% क्या है, हो सकता है कोई अनलिस्टेड कंपनी में पैसा लगा रखा हो, इसीलिए रिस्की प्रोपोजिशन है ज़्यादा। और लार्ज कैप और मिड कैप में डालने से ये होता है कि आपका एक मतलब कुछ कुशन मिल गया आपको, और स्मॉल इन्वेस्टमेंट और अदर मिला के ये आप देख रहे हो कि ये स्मॉल तो है ही, कुछ अनलिस्टेड भी होंगी इसमें। ठीक है जी, तो इन्होंने क्या किया, 180 स्टॉक्स लिए हुए हैं, और इसमें एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन 18,833 करोड़ का है। ठीक है जी, और होल्डिंग इन स्मॉल कैप 58% आपको नज़र आ रही है। ठीक है, तो ऐसे अब कई चीज़ें आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। उसको सबसे पहले हमारा केवल
मतलब इसे समझाने का है कि स्मॉल कैप का मीनिंग क्या होता है, ठीक है ना। एक स्मॉल कैप आपने देख लिया, मिड कैप आपने देख लिया, आपने लार्ज कैप देख लिया, ठीक है। अच्छा, कोई लार्ज कैप होगा तो उसमें भी कुछ ना कुछ सकता है मिड कैप डाल दिया गया हो, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि मिड कैप दे आर इन द ट्रांजिशन ऑफ बिकमिंग लार्ज कैप। समझे मेरी बात के नहीं। हमने कहा जी मिड कैप 20,000 करोड़ तक की है, मान लो 18,000 करोड़ की वैल्यूएशन में, और उसमें पैसा डाल दिया गया और हमने डाला 3-4 साल के लिए, तो उसमें रखा ही हुआ है 3-4 साल में वो 20,000 करोड़ क्रॉस कर गया। अब बताओ क्या होगा, तो लार्ज कैप में कन्वर्ट हो गया। ये थोड़ी बोलेंगे जी अब तो ये मिड से लार्ज में चला गया, निकाल लो इसे, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो वो पैसा उसमें पड़ा रहता है। तो स्मॉल कैप हटा देता हूँ। अब आता हूँ ईएलएसएस की तरफ। अब ईएलएसएस एक तरह से टैक्स सेविंग के लिए भी होती है, ठीक है ना। तो ईएलएसएस हमारे सामने जो आएंगे वो प्लान्स, जैसे बंधन टैक्स एडवांटेज, नाम में ही टैक्स एडवांटेज होगा। जहाँ जहाँ देखो टैक्स सेवर, जहाँ भी टैक्स एडवांटेज टैक्स सेवर नजर आए वो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है। समझे मेरी बात कि नहीं। हर जगह सेवर फंड हमें नजर आ रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आप, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इक्विटी लिंक्ड सेविंग प्लान्स हैं, ठीक है। आइए ज़रा देखते हैं कि इन फंड्स में इन्वेस्ट करने वाले को क्या फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। मैं तो सीधा एक ही तरफ चलूँगा, रिटर्न इसके अच्छे आए हैं, पोर्टफोलियो की तरफ चलेंगे। कहाँ कहाँ इसने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, आइए वो देख लीजिए। ज़्यादातर केसेस में यहाँ पर भी बड़े जो कंपनीज़ हैं, बड़ी कंपनीज़, वहाँ पर इसे इन्वेस्ट किया गया है, ठीक है। हालांकि खाली टॉप 10 स्टॉक्स की बात नहीं होती, बाकी भी चीज़ें देखनी चाहिए, लेकिन इसको बनाया कुछ ऐसे जाता है कि इसमें टैक्स की एडवांटेज मिले, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनाया जाता है, और मैंने आपको बताया था कि 3 साल का लॉक इन पीरियड भी है इसमें, करेक्ट। तो एक बार स्कीम डिटेल्स में जाते हैं और आप वहाँ देखोगे कि इसमें लॉक इन पीरियड भी ज़रूर दिया होगा। लॉक इन पीरियड कितना है वो चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। मिनिमम सिप 500 रुपये की है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपके सामने है। बेंचमार्क S&P BSE 500 TRI 500 स्टॉक्स लिए हुए हैं BSE के। एक्सपेंस रेशो 1.83 है। लॉन्च डेट 2008 में लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड फंड्स में ही किया जाएगा। ओपन एंडेड फंड है ये, ठीक है। जब चाहो आप पैसा इसमें डालो, जब चाहो इसमें से पैसा निकालो, ठीक है। रिटर्न्स की बात हो गई। कैटेगरीज की ईएलएसएस है, ईएलएसएस का मतलब ही क्या है वो आपके सामने है, देख लीजिए। दीज म्यूचुअल फंड्स मेंटेन पोर्टफोलियो लार्जली इन स्टॉक्स, हाउएवर यू कैन नॉट सेल दीज यूनिट्स फॉर 3 years फ्रॉम द परचेज डेट। परचेज डेट से 3 साल तक का लॉक इन पीरियड है। आप इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, इसीलिए आप बोलते हैं टैक्स सेविंग, ठीक है ना, ईएलएसएस। और एटीसी में इसकी डिडक्शन मिलती है। आप इनको एटीसी में शो कर दीजिए, आपको इसकी डिडक्शन मिल जाएगी इनकम टैक्स में। बंधन जो है, बंधन बैंक ने आईडीएफसी को ले लिया था। जो पहले आईडीएफसी म्यूचुअल फंड था वो बाद में बंधन के नाम से अब आपको नजर आएगा। तो पहले आईडीएफसी फंड हुआ करता था, ठीक है, बाद में जाके वो बंधन ने उसे टेक ओवर कर लिया, इसीलिए वो बंधन म्यूचुअल फंड के नाम से आपको हर जगह नजर आएगा, ठीक है जी। ये बात हमने पहले भी कही की थी। तो मैं फंड कैटेगरी में आपके सामने सारी चीज़ें प्रेजेंट कर रहा था। अब आती है जी डिविडेंड यील्ड फंड। तो जब डिविडेंड यील्ड की बात आएगी तो ये अमाउंट जो है वो सारे के सारे अर्निंग पर डिपेंडेंट होंगे कि हमारी अर्निंग कितनी हो रही है जी। यानी जो पैसा आप यहाँ पर डाल रहे हो वो अल्टीमेटली आपको क्या चीज़ देगा, वो अल्टीमेटली आपको रिटर्न देगा डिविडेंड की फॉर्म में। तो यानी कंपनीज भी कौन सी होनी चाहिए, हाँ जी, कंपनीज भी कौन सी होनी चाहिए, डिविडेंड, जो कि डिविडेंड दे, करेक्ट और नॉट। तो यहाँ से डिविडेंड यील्ड निकल के आए वो देखते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड क्यों नहीं चल रहा भैया, ये थोड़ी सर्च जो है डिविडेंड यील्ड की नज़र नहीं आई यहाँ पर, ठीक है, कोई बात नहीं। सेक्टोरल और थीमेटिक, सेक्टोरल और थीमेटिक बताया था मैंने। थीम एक बड़ी चीज़ है
जिसमें जैसे कि मैंने बताया था इंफ्रा की थीम है, तो उसमें इंफ्रा में स्टील भी आ गया, सीमेंट भी आ गया, टेलीकॉम भी आ गया, पावर सेक्टर भी आ गया। तो ये थीमेटिक फंड हो गए, ठीक है। लेकिन सेक्टोरल का मतलब कि एक ही सेक्टर में, इन्होंने उसको एक ही जगह पर डाल दिया। जैसे बैंक ऑफ इंडिया को देख लेते हैं, ये क्या बात है भाई, एक बार मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ क्योंकि ये फंड्स तो हमें दिखा नहीं रहा। एक बार चेक कर लेते हैं। और तो हमें चाहिए सेक्टोरल और थीमेटिक, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। तो सेक्टोरल और थीमेटिक फंड, इन्वेस्को का फंड देख लेते हैं। बैड रिक्वेस्ट, ये किसी की भी डिटेल्स नहीं दिखा रहा, क्या चक्कर है? कोई ना कोई साइट में इस वक्त इशू है, ठीक है ना, जो कि ये सेक्टोरल और थीमेटिक की डिटेल नहीं दिखा रहा। अदरवाइज आप क्लिक करोगे तो वो सेक्टोरल फंड ही आपको नज़र आएंगे जहाँ पर ये पैसा लगाया गया। एक बार चेंज करके देखते हैं। कॉन्ट्रा फंड की हमारी बात हुई थी, फोकस्ड फंड, ये इसकी वेबसाइट में कोई दिक्कत आ गई है। तो मैं एक काम करता हूँ, ग्रो की वेबसाइट खोल लेते हैं, म्यूचुअल फंड्स है ना, ग्रो में चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी सेक्टोरल फंड। सेक्टोरल फंड, यहाँ लिखते हैं थीमेटिक। ये लीजिए, ये आ गया आपके पास आईसीआईसीआई का एक थीमेटिक एडवांटेज फंड। अब इसके हम जाते हैं पोर्टफोलियो को ज़रा देखने, इसकी होल्डिंग्स को देखते हैं। होल्डिंग्स में तो शेयर्स तो इस पे नज़र नहीं आ रहे। फ्लोटिंग इंटरेस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, एक्सपोर्ट सर्विसेज, ये कैसे बनाया हुआ है इन्होंने? अच्छा, ये फंड ऑफ फंड्स होगा, यानी फंड ऑफ फंड्स के अंदर क्या होगा कि मल्टीपल फंड्स को ले करके बना दिया, ठीक है। ये एफओएफ था, ये है, ये एफओएफ बनाया हुआ है, फंड ऑफ फंड्स, यानी एक ऐसा फंड बनाया जिसमें मल्टीपल फंड्स को इकट्ठा कर लिया। इसीलिए इसके अंदर होल्डिंग्स में शेयर की बजाय फंड्स ही नज़र आ रहे हैं, देख रहे हैं आप। इन सारे फंड्स को इकट्ठा करके जैसे एक थीम बना ली इन्होंने, फाइनेंशियल सर्विसेज ले लिया, हेल्थ केयर डाल दिया बीच में, टेक्नोलॉजी का डाल दिया, कंजम्पशन डाल दी, फ्लोटिंग इंटरेस्ट डाल दिया, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स डाल दिया। तो इन्होंने फंड ऑफ फंड्स बना लिया, यानी ये कह रहे हैं जी हम इन फंड्स में जो ऑलरेडी पैसा लगा हुआ है, जो वो शेयर पे लगा रहे हैं, हम उन फंड्स को खरीदने में, उनकी यूनिट्स खरीदने में पैसा लगा रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड फंड ऑफ फंड्स, ठीक है, आईसीआईसीआई का पोटेंशियल। लेकिन कुछ और देखते हैं, थीमेटिक में एक ग्रोथ ईटीएफ देख लेते हैं क्या दिखा रही है। इसमें कुछ नहीं है। तो एक थीमेटिक के अंदर बढ़िया चीज़ दिखनी चाहिए थी हमें, जो यहाँ पर हमें कुछ नज़र खास नहीं आ रही, ठीक है। तो थीमेटिक और ये सेक्टोरल फंड, अच्छा इसीलिए भी नज़र नहीं आ रहे होंगे, हो सकता है कि जैसे वो बैड रिक्वेस्ट दिखा रहा था मनी कंट्रोल पे, तो एक बार वहाँ भी चेक कर लेते हैं कि केवल उन्हीं में दिखा रहे हैं, सारे के सारे उसमें दिखा रहे हैं। ये देखिए इंडस्ट्रियल सिलेक्ट सेक्टर, इसको पकड़ते हैं, क्या है इसमें देखते हैं। कोई डिटेल्स नहीं दी हुई। एक मिनट वेट करिए, एक बार दोबारा सेक्टोरल और थीमेटिक की तरफ चलता हूँ। ट्राई करते हैं, मनी कंट्रोल पे दिख जाएगा तो बहुत अच्छी बात है।
एसबीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड दिखना तो चाहिए, कोई ना कोई साइट में ही दिक्कत है। देखते हैं इसकी डिटेल नज़र आती है कि नहीं आती। आ गई, ये लीजिए। तो एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अब आप इसके अंदर पोर्टफोलियो में जाके देखोगे तो पूरे इंफ्रा चीज़ दिखाई देगी आपको। इसमें आपको पूरा इंफ्रा दिखाई देगा, देख रहे हो। इक्विटी की 93% की होल्डिंग है। कहाँ कहाँ पर है देख लो। रिलायंस इंडस्ट्रीज, सिविल कंस्ट्रक्शन में ले लिया इन्होंने लार्सन एंड टूब्रो को। सीमेंट सेक्टर, एब्रेसिव एंड बियरिंग्स, सीमेंट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक, ये सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। ये एक बड़ी थीम है, ठीक है ना। अच्छा, इंडिया जेन नेक्स्ट, इंडिया जेन नेक्स्ट फंड और बिजनेस साइकिल फंड, इसको भी देखते हैं अभी। ये आदित्य बिरला का सन लाइफ इंडिया जेन नेक्स्ट फंड, एक बार इसको देखते हैं और इसमें पोर्टफोलियो हमारा क्या नज़र आ रहा है एक बार उसको भी देखते हैं। तो ये पोर्टफोलियो जो हमें यहाँ नज़र आया वो नज़र आया है, ये देखो, जेन नेक्स्ट का जो काम कर रही है, नेक्स्ट जनरेशन फंड्स। इन्होंने इसमें टाटा मोटर्स, नेस्ले, यूनाइटेड स्पिरिट्स, इन सबको जेन नेक्स्ट में भी डाला है। कुछ और ऐसा दिखाता हूँ आपको जिससे कि और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, जैसे कि कंज्यूमर फंड। बट कंज्यूमर भी एक बड़ी, ये पावर एंड इंफ्रा, तो पावर एंड इंफ्रा में ज़्यादा पावर सेक्टर नज़र आना चाहिए। आइए इसको भी देख लेते हैं, इसके पोर्टफोलियो में चेक करते हैं। पावर एंड इंफ्रा, ये जो मैं करवा रहा हूँ ये साथ साथ आप भी चेक करते रहो इसे, है ना। अपना ही लैपटॉप पे सब बातें चेक करते रहो साथ साथ। तो ये लीजिए, पावर की कंपनीज भी नजर आएंगी। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इधर पावर ग्रिड, ये आपको नज़र आ रही है पावर की। सिविल कंस्ट्रक्शन, सिविल कंस्ट्रक्शन ये सब नज़र आ रही है। सीमेंट के प्रोडक्ट्स, टेलीकॉम, तो बेसिकली इंफ्रा तो है ही, इसके साथ में इन्होंने जोड़ दिया है। मैं कुछ और ढूंढता हूँ जिसमें आपको जैसे आईटी नज़र आए, कंज्यूमर ट्रेंड्स, हेल्थ केयर, ये बढ़िया है। अब इसमें सिर्फ हेल्थ केयर का ही आएगा, यानी ये सेक्टर पकड़ लिया इन्होंने हेल्थ केयर। हेल्थ केयर से जुड़ी कंपनी नज़र आएंगी क्योंकि इंफ्रा एक बड़ी थीम है, ठीक है ना। उसमें आपको जैसे मैंने पहले ही बताया बहुत कुछ नज़र आ सकता है, लेकिन हेल्थ केयर में आपको क्या नज़र आएगा, हॉस्पिटल्स नज़र आएंगे और बहुत सारी लैब्स के शेयर्स नज़र आ सकते हैं, दवाइयाँ बनाने वाली कंपनीज के शेयर आ सकते हैं। तो बेसिकली अब देख रहे हो ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल आ गया, हॉस्पिटल्स आ गए, हेल्थ केयर की रिसर्च के आ गए। अभी मैं आपको और भी दिखाता हूँ जिसमें हेल्थ केयर में ये देखिए, स्पेशलिटी केमिकल्स जो कि दवाइयों में यूज़ होते हैं वो आ गए। ये देख लो, ज़्यादातर फार्मा है, ज़्यादातर इसमें फार्मा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये नज़र आ गया कि किस तरह से हेल्थ केयर की थीम पर ये बनाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। हेल्थ केयर के अलावा अच्छा, निप्पॉन इंडिया फार्मा तो डायरेक्ट पूरा ही फार्मा है, उसमें हॉस्पिटल भी नज़र नहीं आने वाला फिर आपको कोई। डिजिटल इंडिया फंड, डिजिटल इंडिया चेक करते हैं जी, इसमें क्या क्या है। डिजिटल इंडिया में तो कंपनीज जो हैं भाई, जो भी टेक कंपनीज हैं वो भी डालेंगे, तो है ना। ये देख रहे हो, सारी टेक कंपनीज, डिजिटल जितना भी है वो सब उन कंपनीज को इसमें ले लिया है। कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड कंसल्टिंग, तो ये नाम से ही हमें पता लग रहा है कि ये पैसा कहाँ पर लगने वाला है, ठीक है। मैं बार बार आपको ये चीज़ें क्यों बताता हूँ कि आप जाके उसका पोर्टफोलियो ज़रूर चेक करो, ठीक है ना। उस पोर्टफोलियो को चेक करने से आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पर इन्होंने किस कंपनी में पैसा लगाया हुआ है और उसकी ग्रोथ क्या है, तो उसका इम्पैक्ट हमारे फंड पर भी पड़ेगा। कई लोग म्यूचुअल फंड्स को देखकर ही उनमें से बेस्ट कंपनीज चूज़ करके अपना स्टॉक का पोर्टफोलियो बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ये भी हमने देखा है। सेक्टोरल को छोड़ते हैं, कॉन्ट्रा के बारे में हमारी बात हो गई थी शायद, फोकस्ड फंड, कॉन्ट्रा के बारे में शायद बात हो गई थी, है ना। फोकस्ड फंड, ये लीजिए,
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का फोकस्ड इक्विटी फंड, किस पर फोकस करके लगाया पैसा, सीधा जाके पोर्टफोलियो में देखेंगे। मैं इस वक्त आपको रिटर्न्स वगैरह नहीं बता रहा, मैं आपको मेन थीम बता रहा हूँ, समझे मेरी बात के नहीं। तो यहाँ पर फोकस किस पे किया हुआ है, लार्ज कैप पर भी किया हुआ है, कुछ मिड कैप पर किया हुआ है, देख लो किस पर देखा है। इक्विटी होल्डिंग 95% है, यानी फोकस किस पर है, इक्विटी पर। कुछ लार्ज, मेजॉरिटी लार्ज कैप, मिड कैप और ये स्मॉल कैप, ठीक है। तो ये सारे के सारे शेयर फिर आपके सामने वही आ जाएंगे। अच्छा, और फोकस्ड फंड कौन सा देखें, इक्विटी ग्रोथ, इन सब में ही ऐसा होगा। एक बार टाटा का फोकस फंड देख लेते हैं, ठीक है। बाकी उम्मीद तो इसमें भी वही है सेम, क्योंकि बड़ी कंपनीज जो लार्ज कैप कंपनीज है वहीं पर ही पैसा लगा होगा इनका भी, फंड हाउसेस का भी। ये लीजिए, रिटर्न इसने भी बेहतर ही दिए हैं। ये देखो फिर वही बड़ी कंपनीज आ गई, लार्ज कैप, ठीक है जी, 96% है, लार्ज कैप में 61%। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि ये मल्टी कैप फंड भी है साथ में, फोकस लेकिन इक्विटी पर है। फिर आती है बात वैल्यू फंड की तरफ। ये देखा जाए अब इनमें ज़्यादा अंतर नज़र नहीं आ रहा हमें, ठीक है ना। कुछ चीज़ें हैं जिनका ज़्यादा डिफरेंस है, बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट वही हैं। तो वैल्यू फंड जो है, एक बार इसको वैल्यू फंड को निकालते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर वैल्यू फंड जब नाम दिया गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये उन शेयर्स में पैसा लगाया गया जिन शेयर्स को इन्होंने इवैल्यूएट किया तो वो अंडर वैल्यूड थे, यानी उनका रिटर्न ज़्यादा होना चाहिए था लेकिन मार्केट में उसे कम आंका गया। उस समय इन लोगों ने उस पर पैसा लगाया, जैसे कि ओएनजीसी, उसने बहुत बढ़िया रिटर्न बाद में दे दिया। आईसीआईसीआई बैंक, एनटीपीसी, भारती एयरटेल, ये सब क्या है जो कि अंडर वैल्यूड है। इसका मतलब ये हुआ कि इन सब के वैल्यूएशन बढ़ने वाले हैं, तभी इनमें पैसा लगाया गया, ठीक है। डिफरेंस भी देख लो, 10% का तो डिफरेंस है रिटर्न में। जो निफ्टी 500 ने दिया है वो 14% का दिया और इसने 24 का, यानी 10% का डिफरेंस है लगभग। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू फंड में बड़ा आसान है। वैल्यू डिस्कवरी फंड क्या है, जिसकी वैल्यू मार्केट में कम आंकी गई है लेकिन एक्चुअली वैल्यू ज़्यादा है, तो इसी में से लिस्ट निकाल लो। अगर आपने सीधा स्टॉक मार्केट में लगाना है पैसा तो इसी में से जो अच्छी कंपनीज है वो निकाल लो, आपको पता लग जाएगा कि वो वैल्यूएशन उनका कम है। इतने बड़े बड़े फंड हाउसेज जो हैं, जब उसे खरीद रहे थे तो उस टाइम वैल्यूएशन कम होगा, ये उस समय की बात है, ध्यान रखिएगा, आज की नहीं। तो दोनों बातें हमें चेक करनी पड़ती हैं, ठीक है जी। तो आज उनका वैल्यूएशन हो सकता है बढ़ चुका हो, तो ये कैलकुलेट करना पड़ता है। फ्लेक्सी कैप का मतलब क्या है कि इसकी कैपिटलाइजेशन जो होगी वो कभी किसी की ज़्यादा होगी तो किसी की कम होगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, मल्टीपल टाइप नज़र आएंगे। जैसे कि आपने मल्टी कैप में देखा था कि लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है और स्मॉल कैप भी है, तो यहाँ पर भी आपको हर चीज़ नज़र आएगी। लेकिन इसके अंदर फ़ायदा यहाँ पर क्या होगा, फ़ायदा आपके सामने यहाँ पर यह है कि आप इसके अंदर फ्लेक्सिबल रहते हो, चीज़ों को चेंज करते रहते हो, फिक्स नहीं है। जो भी फंड मैनेजर है उसके पास एक पावर है कि वो उसे बढ़ा घटा सकता है अपनी ज़रूरत के मुताबिक, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो मैंने आज आपको दिखाया, ये इक्विटी फंड जितने भी थे उनसे मैंने आपको यहाँ पर रूबरू करवाया, अच्छी तरह से हमने उसकी बातचीत की। लेकिन अभी भी मैं आपको केवल उनके मीनिंग्स ही बता रहा हूँ कि वो अल्टीमेटली पैसा कहाँ लगाते हैं। अभी रिटर्न्स की कोई बात नहीं हुई, आने वाले समय में हम रिटर्न्स की बात भी करेंगे, अलग से पूरा चैप्टर आएगा उस पर, ठीक है। किस तरह से हम उन्हें ढूंढेंगे, वो सब चीज़ें हमारे सामने आएंगी आने वाले टाइम में। यानी जितनी भी चीज़ें आपको ये पूरी की पूरी स्क्रीन पे नज़र आ रही है ना, इन सभी का डिस्कशन होगा, सभी का डिस्कशन होगा। अभी तो केवल नामों से जो है आपको अवगत कराया जा रहा है, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सेशन भी होता है यहाँ पर समाप्त। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।